नमस्कार। मैं संजीव चंदन और स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे साथ हैं मनोरमा, स्त्री काल के संपादकों में एक वरिष्ठ पत्रकार, बिहार की रहने वाली हैं, बेंगलोर में रहती हैं, लेकिन बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को जानती समझती हैं। अक्सर स्त्री काल के दर्शक मनोरमा को 9 बजे की शाम को 9 बजे अक्सर इनके डिबेट्स सुनते हैं। आज बातचीत करेंगे। मनोरमा, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि बिहार में जो कांग्रेस का ऑपरेशन है वो मूलतः ऑपरेशन क्या है। कुछ आशंकाओं, कुछ शंकाओं, कुछ फैक्ट्स पर आधारित बात करें। आशंका ये कि क्या कांग्रेस जाने अनजाने, राहुल गांधी जाने अनजाने मोहन भागवत का जो एजेंडा है, जो उन्होंने बिहार में आकर के अभी 10 दिन पहले सेट किया है, ये दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं होता है, जिसका कई इंटरप्रिटेशन हमने यहाँ किया है कि दुर्भाग्य नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 90 के बाद जो बहुजन सत्ता बनी है बिहार में, क्या उसको वो दुर्भाग्य कह रहे हैं? तो वैसे में एक सवर्ण सत्ता की स्थापना जो मोहन भागवत का एजेंडा है, जाने अनजाने कांग्रेस उसको तो नहीं प्रमोट कर रही है। इसलिए ये शंका की कई सारी विशेषज्ञता का मैं दावा कर सकता हूं और उस आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मेरी विशेषज्ञता का मैं दावा कन्हैया कुमार की राजनीति के प्रसंग में जरूर कर सकता हूं, क्योंकि बहुत नजदीक से उनकी राजनीति को और उनकी एक्टिविटीज को देखता समझता रहा हूं, थोड़ा दूर से लेकिन बहुत नजदीक से। हमने जो आज तक उनकी राजनीति का आकलन किया वो दिखा। सवाल ये है कि कन्हैया कुमार, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया सितंबर में, 28 सितंबर 2021 को, और उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखने के लिए वो राजनीति कर भी नहीं रहे हैं। जिस दिन वो ऐसा करेंगे वो घर बैठ जाएंगे, क्योंकि 2016 की उस घटना के बाद, जिसे मैं 2016 सिंड्रोम कहता हूं, और कहता हूं कि मोदी जी की छवि का ही एक विस्तार हो गया, जो कई पार्टियों में, उसमें कांग्रेस में खास करके। कन्हैया के साथ क्या हुआ कि उनके राजनीति में आते ही सीपीआई ने उन्हें अपने शीर्ष नेताओं में शामिल कर लिया, और मैं तब भी मुस्कुराता था और कहता था सीपीआई के नेताओं को, बड़े नेताओं को मैंने कहा कि ये क्या है, ये कौन सा दिवालियापन। लेकिन कन्हैया कुमार स्वतः कन्हैया कुमार नहीं है। कन्हैया कुमार सवर्ण आकांक्षाओं के एक प्रतीक हैं, और उन पर एक खास बल है, एक समूह का। उसको देखना हो तो बेगूसराय में 2019 में उनका वो जो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, उस वक्त को देखना चाहिए, जब पूरे देश का इंटेलिजेंसिया, जो प्रगतिशील सिविल सोसाइटी है, वो बेगूसराय से क्रांति देख रहा था। और तब भी मैं बता रहा था कि कन्हैया कुमार इलेक्टोरली असफल होने जा रहे हैं। चुनाव के कुछ पहले ही अपने तमाम सोर्सेज के साथ हमने कहा था कि मिनिमम 1.5 लाख वोट से कन्हैया कुमार हारेंगे, लेकिन वो हारते हैं 4 लाख से अधिक वोट से। गिरिराज सिंह को तब 6,92,193 वोट मिले थे, भाजपा के सांसद, 56.48% और कन्हैया कुमार को तब मिल पाए थे मात्र 2,69,976 वोट, 22.03% मात्र। और हंगामा जबरदस्त, पूरे मीडिया में, पूरे तमाम देश का मीडिया देख रहा था कि बेगूसराय में यदि हार हुई तो मोदी की रथ रुक जाएगा। और वही स्टाइल, बहुत अच्छे बात पटु है कन्हैया कुमार, बहुत कायदे से बात करते हैं। और चूंकि कल्चरल विंग से आए हैं, सीपीआई के पहले कल्चरल विंग में थे, बाद में वो जब जेएनयू पढ़ाई करने जाते हैं तो एआईएसएफ के नेता के तौर पे, तो बोलते बड़ा अच्छा है। तब उन्होंने कहा था कि मोदी जी से मैं कुर्ता खींच करके बात करूंगा। संसद में जाकर के बेगूसराय में हार गए। उसके बाद लगातार कुछ खबरें आती रही कि सीपीआई के शीर्ष नेता अतुल अंजान के साथ वो उनकी बदतमीजियों की खबरें आती रही। अब नहीं रहे अतुल अंजान, कॉमरेड अतुल अंजान
की मौत हो चुकी है। उसके बाद उनकी और भी खबरें आते रही हैं, बिहार कांग्रेस के दफ्तर, ये बिहार सीपीआई के दफ्तर में संघर्ष का, झगड़े का। फिर अचानक से, और हालांकि अचानक से नहीं, वो भी हम सब बताते रहे कि कन्हैया कुमार की बातचीत कांग्रेस के साथ चल रही है, और 28 सितंबर 2021 को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने भी इनको शीर्ष में ले रखा है, सीधे एनएसयूआई का प्रभारी, कहीं कोई खास भूमिका दिए बगैर, और सीधे अपनी शीर्ष कमेटी में शामिल कर लिया। बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि बिहार से पहली बार कोई भूमिहार जाति से कांग्रेस के वर्किंग कमेटी तक पहुंचा है, तो ये अद्भुत है। उसके बाद दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के चुनाव में कन्हैया कुमार पर पूरा बल दे दिया गया। राहुल गांधी ने दांव पे लगा दी अपनी पूरी पार्टी, और नॉर्थ ईस्ट सीट से वहां 1,38,778 वोट से हारे, यानी इलेक्टोरली फिर असफलता हासिल हुई। तो बड़ी वही हंगामा कि अब तो जीत रहे हैं वहां। यानी आप मीडिया स्पेस पे क्यों लड़ते हैं? मीडिया स्पेस पे चुनाव लड़ने वाले एक नेता पर राहुल गांधी इतना दांव क्यों लगा रहे हैं? वे कौन से कारण है? यह कैसी मित्रता है कि जब पार्टी बेहद क्राइसिस में है, तब आप अपने राज्य पार्टी को, राज्य संगठन को दांव पे लगा के, क्योंकि आप सबको घटना याद होगी कि लगभग दिल्ली कांग्रेस का एक बड़ा चंक, उनका तत्कालीन अध्यक्ष बाहर हो गया था। कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के साथ वही स्टाइल, उसी स्टाइल में जो अतुल अंजान से झगड़ा हुआ करता था कन्हैया जी का, उसी अंदाज में झगड़े की खबर भी आई। संदीप दीक्षित को नहीं सुना गया, दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं सुना गया, और कन्हैया पे दांव राहुल जी ने लगाया। तो कोई तो बात है जो पूरी पार्टी को दांव पे लगाएगा। आज हम लोग इसको भी समझेंगे, थोड़े उनके पदयात्रा के वीडियोस देखेंगे। क्या मोहन भागवत का जो वो एजेंडा है, जाने अनजाने इस तरह से भी पुष्ट कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस की बात तो हो रही है। एक बड़ा कदम लेते हुए राहुल जी ने यहां से बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को तो हटाया, वो भी भूमिहार समुदाय जाति से आते हैं, और एक चमार जाति से आने वाले राजेश राम, जो 2 टर्म के विधायक हैं, उनको आज की तारीख में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया। लेकिन नेता कौन बन रहा है, और नेता की वोकैबुलरी क्या है? क्या वो सोशल जस्टिस की वोकैबुलरी है? इसके पहले भी हमने बात की है कि वो सोशल जस्टिस की वोकैबुलरी है। मेरा एक सवाल है कि लगातार इलेक्टोरली हारने वाले कन्हैया कुमार पे इतना दांव खुद राहुल गांधी और सिविल सोसाइटी क्यों लगा रहा है? क्या सवर्ण राजनीति बिहार में और देश में इतना बेचैन है कि वो अपनी ही जाति का एक चेहरा, उसके बिना उसे कोई क्रांति नहीं दिखाई पड़ती? मैं इसलिए भी सवाल कर रहा हूं। याद करिए हार्दिक पटेल ने 12 मार्च 2019 को कांग्रेस ज्वाइन किया, और वो उनको भी ले जाकर के सीधे शीर्ष पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और आप जानते हैं कि रिजर्वेशन के सवाल पर वो उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई छेड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस उन्हें प्रिजर्व नहीं कर पाई, उन्हें अपने साथ नहीं रख पाई, और वो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या सिर्फ हार्दिक पटेल को दोष दिया जाए? सवाल हम अगले जो आधे घंटे में समझने वाले हैं कि कोई, जब आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं राहुल जी, तो दलित ओबीसी नेतृत्व क्यों नहीं? मनोरमा, मैं बताऊं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि हमारी पार्टी, व्यंग में कहा कि हमारी पार्टी अभी प्रयोग में गुजर रही है, अभी हमारी पार्टी लगातार प्रयोग किए जा रही है। तो क्या बिहार प्रयोग भूमि बनी हुई है? और उस प्रयोग भूमि में कन्हैया कुमार के होने से यहाँ जो दलित और ओबीसी, और ये दलित ओबीसी सेक्शन से भी आवाज आ रही है, क्या ये जो प्रयोग भूमि है वो एक खास किस्म का अनसेटल्ड वातावरण बना रहा है? क्या होने वाला है? क्या एक चमार जाति से आने वाले, दलित जाति से आने वाले अध्यक्ष के कंधे पर बिहार में एक भूमिहार नेता बनाने की जिम्मेवारी है? राहुल गांधी की एक कैसी जिद है, कौन सा मोहब्बत है, कैसा प्यार है, या कोई स्ट्रेटजी है? इस पर बात करेंगे। मनोरमा, एक बार फिर से स्वागत है। किसी कारण से ये वीडियो देखिए,
सबसे पहले इसमें आप वीडियो देख रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में जाना पड़ता है। यही समस्याएं हैं की कर्म भूमि है। यहाँ से उन्होंने जनता की आवाज बनकर सारे देश में भारतवासियों को जागरूक करने का काम किया था। आज बिहार में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे बात नहीं होती। पेपर लीक क्यों होती है, भर्ती क्यों रुकी हुई है, इसका कौन जिम्मेदार है, इस पे बात नहीं होती, इस पे चर्चा नहीं होती। महंगाई जो आम आदमी के जेब और बचत को खा रही है उस पे चर्चा नहीं होती। शिक्षा जिसकी वजह से हमारे नौजवान और बच्चों को बिहार छोड़कर जाना पड़ता है उसको सुधारने की बात नहीं होती। स्वास्थ्य जिसमें गरीब लोगों की, आम लोगों की, बड़े बुजुर्गों की इलाज के लिए सस्ती और अच्छी अस्पताल या पीएचसी नहीं है। ये सब समस्याएं हैं। इसकी वजह से बिहार से लोगों को मजबूर होकर अलग अलग प्रदेशों में जाना पड़ता है। यही समस्याएं हैं और यही सवाल है और जनता के जो दुख है उस दुख, उस समस्या को लेकर आज कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से बिहार के जनता की आवाज बनकर बिहार के सरकार से सवाल पूछने का काम करेगी। इस यात्रा को आज यहाँ से शुरू कर ये थे कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस के वर्तमान प्रभारी। अब थोड़ा सा हम लोग पूरी केवल प्रायोजित वीडियो के बारे में सोचें और उनके और लगातार बहुत सारे मीडिया के लोगों ने कहा कि चुनावी साल में आप यात्रा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब बिहार के लोग बिहार का मुस्तकबिल तय कर रहे हों तो अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और उनके परिवार के लोग यहाँ से पलायन करते हैं, जो दंश झेलते हैं, उसके बारे में सोचें। इसीलिए यात्रा शुरू की गई है। प्रश्न ये उठता है कि पलायन क्यों करना पड़ता है? पलायन इसलिए करना पड़ता है कि बिहार में न नौकरी है, न शिक्षा है, न सड़क है, न सुरक्षा है। तो पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, हनीमून मनाने के लिए भी बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कोई हमारे यहाँ घूमने के लिए नहीं आता है। आपने किसी पंजाब के लोगों को देखा है हमारे खेतों में काम करते हुए? किसी हरियाणा के? कोई बेंगलोर हमारे पास क्यों नहीं है? कोई हैदराबाद हमारे पास क्यों नहीं है? ये जो सच्चाई है कि बिहार का एक सबसे बड़ा दंश है पलायन, और जानबूझ करके राजनीति से, चुनाव के मुद्दे से जो उसको दूर किया जाता है। इसीलिए बिहार के नौजवानों ने ये तय किया कि जब वोट हम देंगे, सरकार हम चुनेंगे, तो मीडिया में, टीवी स्टूडियो में, घोषणा पत्र पर, पोस्टरों पर बिहार के नौजवानों का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए। इसीलिए हम यात्रा निकालते हैं। तो ये है जो उनके विज्ञापन आ रहे हैं, जो उनकी बातें आ रही हैं, उनका एक प्रायोजित वीडियो ये भी है। यात्रा बंद नहीं होगी, चलेगी। बस अपने हक के लिए सत्य के साथ अहिंसक तरीके से चलते रहिए। बातचीत शुरू करते उसमें उस संकल्प में इतनी ताकत होती है ना कि बड़ी बड़ी सत्ता झुक जाती है। नहीं, के साथ हम लोग लड़ रहे हैं कि आप कांग्रेस हमने देश को आजाद कराया है और कांग्रेस ने हमारे लिए खड़ी। तो ये सब प्रायोजित वीडियोज हैं। और मनोरमा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बात पटता तो ठीक है कि चुनाव के वक्त क्यों आ गए और हनीमून थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को सुन करके ये सब बातें, लेकिन इलेक्टोरली असफल एक नेता पे इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास कौन से रहस्य हैं? एक तो ये, और दूसरा कि पूरी बातचीत में कहीं भी आपको सोशल जस्टिस की कोई वोकैबुलरी तक नहीं मिलती है। क्या हो रहा है मनोरमा जी? एक तो है कि कन्हैया कुमार जब से शामिल हुए, एक उस वक्त से ही बात की जा रही थी कि बिहार को लेकर कांग्रेस की योजना का हिस्सा है कन्हैया कुमार। तो 2021 में शामिल होने के बाद से उनकी एंट्री बिहार में उस चुनावी वर्ष में और वो भी चुनाव के कुछ मतलब पहले उनको एक्टिव किया जाना। फरवरी तक तो खैर दिल्ली के ही चुनाव का मसला चल रहा था, उसके बाद से फिर यहाँ पर
तो ये जो है अनपेक्षित तो है, और जो गठबंधन है उसको असहज बनाने वाला। बल्कि हालांकि देखिए, प्रतिक्रिया आरजेडी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता है उनका ये आया है कि जो आरजेडी है वही फेस है गठबंधन का, और जो तेजस्वी यादव हैं 2019 में भी वही चेहरा थे, 20 में, हाँ 2020 में भी वही चेहरा थे मुख्यमंत्री के पद का, और अभी भी जो है वही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। ये अब क्लियरली जो है आरजेडी की तरफ से आ रहा है। और अगर कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है तो उससे गठबंधन मजबूत होगा, ऊपरी तौर पर ये बयान है। लेकिन जो सबसे ज्यादा समस्या तो कांग्रेस में एक सेकंड रोकेंगे मनोरमा, हमसे गलती हुई कि हमने वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला एक कमेंट दिखा दिया। हम इसको एंडोर्स नहीं करते हैं, वो फैब्रिकेटेड वीडियो था ऐसे भी। और यदि कोई बात कर रहा है, कोई सेंसिबल बात थी, कोई ये सेंसिबल बात नहीं हुआ, वो वीडियो तो नहीं चला ना, टुकड़े टुकड़े नहीं, हमने गलती से एक कमेंट दिखाया। और दूसरा, सोनू कुमार मिश्रा, यदि आप कन्हैया कुमार के समर्थक हैं और आपको यदि यही भाषा सिखाई जाती है, अबे वो बा, आप यदि यहाँ डिबेट में सुनने आए हैं तो इत्मीनान से सुनिए और कुछ कमेंट वगैरह बताइए कि कन्हैया कुमार की उपलब्धियां बता दीजिए। इलेक्टोरली बेहद असफल, और उसके बाद भी राहुल गांधी को प्रिय, इसीलिए तो थंबनेल है वो। जी मनोरमा, आप अपनी बात जारी। जी, तो हम सबसे पहले कांग्रेस की ही बात करते हैं। जो बिहार में कांग्रेस पार्टी है, और वो इस यात्रा से अपने आप को, जो वहां के दिग्गज नेता लोग हैं वो अपने आप को दूर रख रहे हैं, और कार्यकर्ता के स्तर पर भी जो पोस्टर बॉय बनाने की बात है उसको लेकर के एक असहजता दिख रही है। तो एक तो जो गठबंधन की असहजता है वो ऊपरी तौर पे नहीं दिख रही है। हालांकि ये बयान आया कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो गठबंधन मजबूत होगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इससे एक चुनौती मिलती है या गठबंधन सच में मजबूत होता है। क्योंकि ये मतलब बहुत ही एक तलवार की धार पे चलने जैसी बात हुई, या अभी का वक्त है कि अभी देख रहे लेकिन हैं। हमारा वहां पे और आगे सवाल लेके हम आएंगे, ये अंतिम सवाल होगा आपसे जिसको आप डील कर रही हैं। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस एक भूमिहार नेता पे जब आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, एक दूसरा, इतने दिन तक कन्हैया कुमार थे कहाँ? वो तो फर्जी जवाब दे रहे हैं कि आप चुनाव के समय में, अब ठीक चुनाव के 3-4 महीना पहले उनको यहाँ उतारा जाता है। 1.5 साल से वो, ये 4 साल से 2021 से उन्होंने वहां ज्वाइन कर रखा है, कोई जिम्मेवारी नहीं ली। कभी भी बिहार में वो स्टूडेंट के सवाल पे, यहाँ एनएसयूआई को सोशल जस्टिस के सवाल पे भी कोई बड़ा कार्यक्रम करते हुए भी नहीं देखा गया, आंदोलन करते हुए भी नहीं देखा गया, और इलेक्टोरली असफल हैं। फिर दांव क्यों लगा रहे हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। जी, गठबंधन ये कन्हैया कुमार से ज्यादा कांग्रेस की अपनी वो है, अपनी समस्या है। कन्हैया कुमार का इस्तेमाल वो किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के स्तर पे जब जहां जैसे उनका इस्तेमाल किया गया है, वो मतलब अगर दिल्ली में चुनाव लड़ने को कहा गया लड़े, बिहार में आने को कहा गया, क्या वो इस्तेमाल था या अतिरिक्त मोहब्बत था जिसके चलते पार्टी बिखर गई? अब जो भी कहिए लेकिन पार्टी का ही सवाल कर रहा हूं कि वो है क्या। हाँ, और दूसरा, कन्हैया कुमार की कैसे सफलता नहीं कहेंगे आप? दो चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारते हैं, मीडिया हाइप बहुत होता है। कन्हैया से ज्यादा मुझे लगता है सिविल सोसाइटी की सफलता है, जो पूरा गांव, ये आकलन भी, ये कांग्रेस पार्टी का अपना आकलन भी है कि जिस सीट से वो लड़वा रहे थे तो वो उसके जो कुछ तो चुनावी अंकगणित होता है, कुछ तो उसका वो होता है जिसको देखना पड़ता है। तब जबकि हम लोग बहुत ही ऊपरी तौर पर चीजों को देख रहे होते हैं, तब भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में बता दिया था कि जीतना मुश्किल है उस सीट से कन्हैया कुमार का, क्योंकि बहुत ज्यादा का डिफरेंस था। जो उनके समीकरण के तहत जितने वोट समर्थन उनका बन रहा था और जो मनोज तिवारी का था, तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि वहां से वो जीत पाएंगे, और अंतर भी बहुत ज्यादा का होगा। तो ये, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी, जिसके अपने इतने स्ट्रेटेजिस्ट होंगे, सब कुछ होगा, उसके बावजूद भी वो नहीं उसका आकलन कर रहे थे। तो ये इसको क्या कहा जा सकता है? हम दिल्ली चुनाव की बात करें, लेकिन हम यहाँ पर बिहार में आते हैं। बिहार में अभी जैसे जिन मुद्दों को लेकर के यात्रा हो रही है और पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है, और इसको लेकर के बिहार में की जो बिहार के मुद्दों की बात हो रही, तो प्रशांत किशोर पिछले 1.5-2 साल से क्या कर रहे थे? ये तमाम मुद्दे तो प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं। पिछली बार पुष्पम प्रिया भी यही उठाई थी, बिहार बदलना है, पलायन रोकना है। और ये जो जिस चीज के लिए जेडीयू या आरजेडी, इन दोनों की राजनीति बिहार को पिछले
20-25 साल से जो है चलाती, 30 साल हो गए, 30 साल से जो सोशल जस्टिस का फोटे रहा है और वो एक केंद्र में रहा है बिहार के। तो ये कांग्रेस इस आवाज को भी तो नहीं मजबूत करे ना कि जैसे सोशल मीडिया पर आइए जो उस तरफ के लोग हैं, बहुत तरह इस तरह की बात होती है कि बहुत हो गया बिहार में जातिवाद की बात, अब बिहार को उससे आगे निकलना होगा। बल्कि ये भी कहते हैं समाजवाद की भी बात बहुत हो गई, अब उससे बिहार को आगे निकलना चाहिए। तो समाजवाद से आगे किस पर आप लेकर आना चाहते हैं? कहाँ लेकर जाए? बिल्कुल, और आप मनोरमा बहुत सही चिन्हित कर रही हैं कि ये मुद्दे तो तमाम लोग उठाते रहे हैं। ये घिसा पीटा एक यूटोपियन मुद्दा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बिहार की राजनीति में एक घिसा पीटा। आरिश पटेल कन्हैया कुमार को लेकर नफरत से ज्यादा यार राजनीति को हम लोग विश्लेषित कर रहे हैं, और कन्हैया कम दोषी हैं इसमें। कन्हैया कुमार में जो पूरा सवर्ण ताकत इन्वेस्टेड है, यहां से लेकर जावेद अख्तर तक, मुंबई तक, ये प्रयोग सीपीआई में भी। आप सीधे शीर्ष पे किसी नेता को कैसे बैठा सकते हैं? या आप कोई भी सवाल यहाँ पर ये पर कि प्रशांत किशोर जब इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं तो क्या इससे और उनको किस तरह से रिसीव कर रहे हैं जनता में, वो किस तरह से रिसीव हो रहे हैं इन मुद्दों के साथ में, किस तरह से? तो कांग्रेस उन्हीं उसी सब पर, इसको कहते हैं एनजीओ, और वो जो एनजीओ प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर एक काम और कर रहे हैं साथ में। वो भले ही सोशल जस्टिस के लिंग्विस्टिक में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं, ये मुद्दे भी उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम टिकट देंगे अति पिछड़ों को। मैं इस बात पे आने वाली थी, कि ये ठीक है कि जिस दिन 2 अक्टूबर के दिन जब उन्होंने आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी की का जो कार्यक्रम किया और वो किया, उसमें जो पार्टी का उन्होंने संयोजक बनाया था वो अनुसूचित जाति से आते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक चीज कहा था ना कि मतलब अनुसूचित जाति से आते हैं लेकिन काबिल हैं। यहाँ पर उन्होंने जो है सोशल जस्टिस की जो भाषा है उसको सीधे मटियामेट किया था। मनोज कुछ नाम था उनका, जो जिनको उन्होंने बनाया था पार्टी अध्यक्ष या संयोजक का, कि 3 महीने के बाद फिर जो है दूसरा कोई बनेगा इस तरह 3 महीने तक। लेकिन ये उनको आगे करते हुए कहा था कि अनुसूचित जाति से आते हैं लेकिन काबिल हैं। ये थी भाषा प्रशांत किशोर की। और अभी जब उसी तरह के मुद्दों को लेकर के जो है ये यात्रा हो रही है, तो ये यात्रा, या मैंने पिछले भी वही पुष्पम प्रिया की भी यात्रा का जिक्र किया, क्या फर्क है इन सब में? और और दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा जातिवाद की बात कांग्रेस से भी जुड़े हुए लोग ये सब कहते हैं कि बिहार जो है पिछले 30 सालों से, कहने का मतलब है कि वो लपेटते हैं, अगर जेडीयू को लपेटते हैं कि नीतीश कुमार पिछले 19 साल तक जो है मुख्यमंत्री रहे लगातार, उसमें कुछ समय थोड़े टाइम के लिए जीतन मांझी रहे हैं, और उसके पहले जो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का रहा था, तो इन सबको एक साथ समेटते, जेडीयू को समेटते हुए उसको भी, उस रेजिम को भी समेटते हैं जिसमें टाइम टू टाइम उनका भी साथ रहा है। तो ये और उसके बाद फिर जातिवाद और इन सब की बात करते हुए तो फिर और समाजवाद की राजनीति की बात करते कि बिहार में उद्योग नहीं लगे, रोजगार नहीं हुआ, ये सब, और इसके लिए इन सबको दोषी ठहराना। और उसके बाद तो इसका जवाब क्या है? कौन सी राजनीति है इसके जवाब में? इसके राजनीति के जवाब में वही है जो आप मोहन भागवत के जो है उनके बयान को कोट करें कि दुर्भाग्य के दिन जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, वो बदलेंगे। तो दुर्भाग्य के दिन तब बदलेंगे जब मतलब कि भाजपा के फोल्ड में जो है बिहार की राजनीति जाएगी, तब दुर्भाग्य के दिन बदलेंगे। वही अच्छे दिन जो है आएंगे, जो अच्छे दिन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है पिछले 10-12 साल से। तो ये चीज है। और दूसरी समस्या ये, दूसरी जो एक जो दिख रही है वो जो डाउट में डाल रहे हैं वो ये कि जो टाइमिंग है, अगर यही चीज करना था तो इसके पहले 2021 के साथ ही बहुत लंबा समय था, उसके बीच में भारत जोड़ो यात्रा, आप ये देखिए भारत जोड़ो यात्रा में भी कांग्रेस ने क्यों नहीं फोकस किया बिहार को? बिल्कुल क्यों नहीं? जबकि कन्हैया उस समय में मुख्य चेहरा थे। सीधे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एकदम सीधे शीर्ष पे ले जाना। आईएस पटेल कह रहे हैं कि आपके भाषा में नफरत है, चलिए कन्हैया जी कह देता हूँ। अब हम पूछते हैं कि एक भी सफलता, ये सब मत लिखिए, ये लिखिए कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में किसी भी पॉलिटिक्स में, मैं आपको अवसर दे रहा हूं सीपीआई से लेकर के, क्या एआईएसएफ के फ्रंट पे उन्होंने काम किया? सिर्फ चुनावी जीत जो एनएसयू में ये
एआईएसएफ के जरिए जेएनयू में हुआ, ये उनकी सफलता है। उसके बाद जब वो राजनीति में आते हैं तो आप बताइए कि सीपीआई में कोई सफलता, अतुल अंजान से झगड़ा, इलेक्टोरली हार, बुरी तरह हार, उसके बाद भी उन पर ट्रस्ट। कोई एक नेता बताइए, मैंने उदाहरण दिया, मैंने हार्दिक पटेल का उदाहरण दिया कि वो कन्हैया जी से पहले आए और भाजपा जमीन के ग्राउंडेड नेता थे, कांग्रेस उनको प्रिजर्व नहीं कर पाई। कोई एक नेता बताइए मनोरमा जो इतनी बुरी तरह से असफल रहा हो लेकिन इतना उम्मीद उससे हो, और वो सीपीआई से जोड़ के देखिए, ऐसे नहीं। क्या ऐसा कोई नेता है आपकी नजर में अभी याद आ रहा है तो बताइए, जिसपे किसी पार्टी ने ऐसे इन्वेस्ट किया हो? जी मतलब मैं और कोई मुझे इस तरह से ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन खैर मतलब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो अब बिहार में कर देते, उस समय भी चले आते, राहुल जी से आगे आगे चलते थे कन्हैया कुमार, लेकिन वो तो वहीं सीमित रहे, बिहार की समस्याओं को लेकर कभी नहीं है। अच्छी अच्छी बातें करना, क्योंकि भाषा उनकी अच्छी है, बोलते अच्छा है, हाजिर जवाब है वो। कभी कभी तो मैंने सीधे गाली के अंदाज में भी एक बीबीसी के पत्रकार से जो उन्होंने जवाब दिया था, तो वो भी, या 5 प्रोग्रेसिव पत्रकारों को उन्होंने संघी पत्रकार कभी कह दिया था, वो भी एक इंटरव्यू हमने देखा है। उनसे सवाल करिए तो वो संघी बंदी सब कर देते। अशोक वानखेड़े को उन्होंने भाजपा का पत्रकार कह दिया, अशोक वानखेड़े को भाजपा प्रवक्ता, और जबकि तमाम वो बहुत ही तीखे आलोचक हैं भाजपा के। बिल्कुल, और प्रायोजित सवाल करवाना, उमर खालिद पे एक सवाल करवा लिया कि एक ही धारा में आप लोग अरेस्ट हैं, आप उमर खालिद पे नहीं बोलते। पूछने वाला मुझे लगा कि वो प्रायोजित सवाल है, उन्होंने धारा के नाम पे उनको खारिज कर दिया। लेकिन उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि, लेकिन उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का जो है वो गीत क्यों गाया जाए, इस तरह की बात। हालांकि इस पे बहुत सारे लोगों ने आपत्ति भी की। कोई भी मतलब किसी की गिरफ्तारी का सवाल, चाहे कन्हैया ही जब गिरफ्तार थे, जब उन पे वो मामला चल रहा था, तो बाकी सारे लोगों ने जो समर्थन में थे, नौजवान जेल में है मनोरमा, हर मंच से उनकी उसकी इस नाइंसाफी और इस तरह का जो इस सरकार का जो दमनकारी रवैया है उस पर आवाज उठाया हर किसी ने। तो ये कोई ऐसा इस तरह का नहीं है जिसपे इतना बेफरने की बात थी। जाति के सवाल पर भी जो उनके जवाब में बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो सोशल जस्टिस की भाषा जिसको आप कहते हैं उससे बिल्कुल इतर होता है कि हर किसी की जाति होती है ना, आपकी भी एक जाति है, बोलिए आप भी तो किसी जाति से आते हैं, हम भी किसी जाति से आते हैं। तो मतलब इस तरह से करके जो एक सोशल जस्टिस की भाषा होती है जिसमें एक आपके उसमें आपके कंस्ट्रक्ट का वो हिस्सा बनता है कि इसमें न्याय सबसे पहले होता है। जाति मतलब भारत में अगर आप जाति की बात कर रहे हैं तो जाति का मतलब होता है कि उसके अंदर न्याय की बात शामिल है। जो जाति आधारित अन्याय हुआ है वो उसके कंसर्न में होता है। तो जब हम जाति की बात करते हैं, जबकि कन्हैया जाति हाँ, ना जाति गौरव ना जाति वर्चस्व, इन दो की बात लेकिन मनोरमा कन्हैया कुमार में न जाति गौरव वाली बात, तो मनोरमा कन्हैया कुमार में जाति गौरव भी नहीं है, वो भीतर से है, छुपा हुआ। वो सामने देखिए, आप ब्राह्मणों और भूमिहारों के साथ एक साथ मंच पे बैठ के, वो भी मैंने कभी लिखा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सभी उसमें सीपीआई में थे, आपके मंच पे आप तमाम ब्राह्मण भूमिहार के साथ बैठ करके और आप बात कर रहे हो कि जाति नहीं है भारत में, ये सब ये करते रहे। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये इसको छोड़ा जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्टोरली असफल है, किसी नौजवान के पॉलिटिक्स करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को ऐसा कौन सा मोहब्बत है? मैं दर्जनों ऐसे बिहारी नौजवानों को जानता हूं जो राहुल गांधी से सोशल जस्टिस के नाम पे मीटिंग करते रहे। उनमें से कई नेता, यदि उनको कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया होता तो कई दलित समाज के नेता या ओबीसी समाज के नेता कांग्रेस से जुड़ गए होते। यदि वो उतार दिए गए होते तो मुझे लगता है इस यात्रा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट। क्यों कांग्रेस या राहुल गांधी कन्हैया कुमार पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये कैसा मोहब्बत है? क्या ये सवर्ण हितों में संचालित होना नहीं है? क्या मोहन भागवत के एजेंडे पे चलना नहीं है? मनोरमा, मैं इस बात को नहीं, ठीक है चलिए, इलेक्टोरल असफलता मिली है वो अलग रखती हूँ। एक पार्टी किसी अपने नेता पे भरोसा करती है। राहुल गांधी, ये हो सकता है कि उनके आंतरिक टीम में
जो लोग हैं उन पे वो ज्यादा भरोसा कर रहे हो। एक तो है कि उनकी पार्टी में तमाम इस तरह के अभी जैसे गुजरात में उन्होंने कहा कि उनको मतलब बाहर किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ पार्टी के अंदर रह करके भी भाजपा के लिए काम करते हैं। और तमाम आज ही की एक तस्वीर आ रही है शिवराज पाटिल, जिसको जो कांग्रेस के कितने बड़े नेता रहे थे, गृह मंत्री रहे थे और राज्यपाल पार्टी की तरफ से रहे थे तमाम उसमें, और 90 वर्ष की उम्र में जो है वो प्रधानमंत्री से मिल करके आ रहे हैं। और अपनी जो एक तरह से जो ये एक संदेश तो देना हुआ ना, इतने साल के कांग्रेस के सीजन पॉलिटिशियन आज अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़े होकर के जो है भाजपा के उस फोल्ड में जा रहे हैं। उनके परिवार के लोग भी हैं जो भाजपा में हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस में ढेर सारे नेता है। शशि थरूर को देख लीजिए, शशि थरूर के भी जो है केरल में इस तरह के बयान, उनके बयान के कारण केरल की राजनीति में जो है थोड़ा उथल पुथल है, या उनको लेकर के है कि मतलब कब ये पाला बदलने, कब भाजपा में चले जाएं। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तारीफ 2-2 3-3 मौके पर प्रधानमंत्री की, उनकी नीतियों की, विदेश नीतियों की, इन सब की है। तो ये दोनों चीज है, कांग्रेस की तरफ से भी है कि जो उनको चाहिए कांग्रेस ने उनको नहीं दिया है, तो वो इंडिकेशन दे रहे हैं केरल में चुनाव आने वाला है तो अपना। मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्टोरल सफलता को छोड़ देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है, हो सकता है कि कुछ ऐसे क्लोज लोग हैं जिनके ऊपर वो अपना दांव खेलना चाह रहे हो। बात यह है कि वो रणनीति कितनी सफल होगी, वो रणनीति इसके अभी के समय में क्या कांग्रेस को बेनिफिट देगी, जहां एक मजबूत चुनौती वो लोग दे रहे थे मिलकर के, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट, ये तीनों मिलकर के जेडीयू भाजपा के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत चुनौती पेश करने में सक्षम था। और अभी के हालात में बिहार में जब लगातार जो है, अभी नीतीश कुमार पर कल हमने बात की, उनके मेंटल हेल्थ को लेकर के भी बात की हमने, और जंगल राज जो वो बोल रहे हैं, वो जंगल राज जनता को दिख रहा है बिहार में, अभी बोलने की भी जरूरत नहीं है, लोगों को खुद ही दिख रहा है। तो ये तमाम ऐसे में मतलब अगर कांग्रेस की रणनीतिक रूप से, चाहे किसी चेहरे को आगे करना हो, चाहे राहुल गांधी की मोहब्बत हो किसी के लिए, कुछ भी हो, रणनीतिक रूप से वो क्या देगा बिहार को, उससे क्या हासिल होने जा रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात देखिए, एक भूमिहार समुदाय जाति को या ब्राह्मण जाति को भी बहुत दिनों से प्रोग्रेसिव नेता की जरूरत है। पूरी भूमिहार जाति यहाँ का प्रोग्रेसिव एक एलिमेंट रहा है। पूरी भूमिहार जाति लगभग या ब्राह्मण भाजपा के साथ आ गई है। ऐसे में कन्हैया कुमार का बिहार में इम्पोर्टेंस है बिल्कुल। और जब युवाओं की राजनीति आ रही है, कौन नहीं हम लोग भी तो चाह रहे थे ना कि कांग्रेस अब युवा नेताओं की कतार खड़ी करे, तो कन्हैया के बहाने सही। हाँ, लेकिन और ऐसे में जब तमाम दल नए युवा नेताओं के साथ नीतीश जी की जो स्थिति देख रहे हैं, उसमें आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सवाल दूसरे हैं। सवाल ये है कि आपने कन्हैया का पहले इस्तेमाल नहीं किया, कन्हैया को आप सही मोर्चे पे लगा नहीं रहे हैं। दूसरा कि यूटोपियन अंदाज में जब बात सोशल जस्टिस की हो रही हो, तो आपका नेता एक पद यात्रा उन सवालों पे कर रहा है जिन पर प्रशांत किशोर कर चुके या रूपम कर चुकी, जो आप बता रही हैं। तो ये आप पर सवाल खड़ा करता है, सबसे ज्यादा सवाल खड़ा करता है कि 2016 सिंड्रोम से, मैं 2016 सिंड्रोम और ये प्रूव भी हुआ। सवाल सुन लीजिए, मैं 2016 सिंड्रोम से निकले हुए, मेरा सवाल ले लीजिए, 2016 सिंड्रोम से निकले हुए कई दलित ओबीसी जाति से आने वाले पढ़े लिखे प्रबुद्ध नेता कांग्रेस के मीटिंगों में जाते रहे, राहुल जी उनसे बात करते रहे, उनको अब क्यों नहीं आपने प्रमोट किया? आपको प्रियंका गांधी के ऑफिस में संदीप सिंह बैठे हैं, वो तय करते हैं। राहुल गांधी के ऑफिस में आप जानते हैं कौन लोग बैठे हैं, वो तय करते हैं। तो अंततः ये जो चमार जाति के अध्यक्ष बनाए गए, वो एक टोकन बन के नहीं रह जाएंगे? आप क्यों नहीं ग्रूम करते हैं? ये सब सवाल तो उठेगा ना मनोरमा। भूमिहारों को एक प्रोग्रेसिव नेता की जरूरत है, लेकिन ठीक चुनाव के वक्त ला करके ये सब सवाल तो उठेगा। जी, आप तो बार बार जिक्र भी करते रहते हैं कि जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के टोटल, उसमें से 67% के करीब में जो है सिर्फ और सिर्फ भूमिहार जाति से हैं। और फिर बात जो है सोशल जस्टिस की, एक चेंज जो अभी किया उन्होंने कि ठीक है, जो बिहार राज्य के उस पे जो है अखिलेश सिंह को हटा करके और अभी इनको राजेश राम को बनाया है इन्होंने। तो लेकिन फिर ये इसको भी एक जो टैक्टिकल मूव जिसको कहते हैं, उसके आधार पर जो है
लेकर के डाउट ही है, क्योंकि कोई ट्यूनिंग नहीं है। जिस तरह की ट्यूनिंग अखिलेश सिंह की थी लालू प्रसाद यादव से या आरजेडी से, वैसी ट्यूनिंग नहीं है। अभी तक इन लोगों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई है। और कमेटी की बात भी होती है जो अखिलेश सिंह के समय से ही लंबित है, मेरे ख्याल से 8 साल से ज्यादा हो गया, जो कि नहीं, हालांकि अभी बोल रहे हैं कि मार्च में, लेकिन अब मार्च तो खत्म होने वाला है, मार्च में गठित होने की बात थी। तो ये चीजें भी है कि मतलब जो चेंजेस भी किए हैं उन्होंने, वो चेंजेस भी मतलब बहुत कम समय है एक एक जो है समन्वय बनाने में, एक तालमेल बनाने में, यहाँ तक कि डायलॉग स्टार्ट करने में भी एक समय है। तो फिर इससे जो है गठबंधन किस तरह से मजबूत होगा और कांग्रेस किस तरह से मजबूत होगी, इन दोनों पे ही जो है वो एक सवाल है। और हम मतलब आगे देखना होगा कि सच में जो है ये तनाव की स्थितियां बनाती है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि अभी असहज लग रही हैं कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से जैसे मुख्यमंत्री को लेकर के बहुत स्पष्ट ये हो गया कि तेजस्वी ही रहेंगे मुख्यमंत्री गठबंधन के। तो ये इस तरह की चीजें स्पष्ट हुई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम हो सकता है कि अगर असहजता बढ़े तो कुछ जो कि गठबंधन के लिए और जेडीयू भाजपा के चुनौती के रूप में जो है, उसके लिए जो है वो सही नहीं होगा। और बिहार की राजनीति के लिए भी फिर सही नहीं होगा, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं। इस समय में जो है इनका मजबूत प्रतिरोध देना बहुत जरूरी है। और बड़ा मजेदार है, देखिए अभी एक मुझे गाली दे के गए, बहन की गाली, कोई आदित्य स्वर्णकार थे, और भी चैनलों पे जाते आते रहते हैं, तो ये कन्हैया के समर्थक हैं, ये बहन माँ की गाली। और ये होता है, ये हमें जो रिपोर्ट है, क्यों असहजता है कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस उसको क्यों पचा नहीं पा रही है, दलित ये इन चीजों को, दलित बहुजन नेतृत्व के भीतर ये जो खास किस्म का अरोगेंस है। नॉर्थ ईस्ट में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत से बहुजन युवा भी उनकी मदद करना चाहते थे, उन्होंने उनसे मिलना तक पसंद नहीं किया। 1.5 लाख वोट से वो हारते हैं वहां। ये सवाल है, और सवाल नफरत का नहीं है। राजनीति को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हारते हुए नौजवान पे, जिसकी कोई बहुत पकड़ नहीं है, उस पे इतना इन्वेस्टमेंट, इतना ट्रस्ट, और चाहे हार्दिक पटेल हो या दूसरे अन्य लोग हों, या ऐसे नेता जो कांग्रेस के दरवाजे नॉक करते करते थक गए, पिछले 2-3 साल से नॉक कर रहे हैं। हम कहिए तो राहुल, एक दिन और एक एपिसोड कर दूं और राहुल जी के साथ उनकी सारी तस्वीरें चिपका कर दिखा दूं। इनमें से कई नौजवान यूट्यूबर हैं, कई नौजवान जो बड़ी संख्या में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। कन्हैया से कम बातपटु नहीं है। अब बातपटुता की कहानी है मनोरमा, तो कई बार ऐसा होता है, एक कहानी मैं सुनाता हूं, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। ये जाबिर हुसैन साहब की कहानी है, और वो ये है कि किसी दलित को जला दिया गया, तो विधानसभा में या विधान परिषद में जाबिर हुसैन ने बड़े गुस्से में भाषण दिया। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के एक सवर्ण जाति के नेता ने खाना खाते वक्त जाबिर साहब को कहा कि जाबिर साहब, आपकी तो भाषा इतनी शालीन रही है, अब आप जो है ये इस तरह से क्यों बोल रहे थे? तो उन्होंने कहा कि ये आप जो घटना घटी है उसमें आप शालीन भाषा खोज रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि भाषा के स्तर पे सिर्फ लफाजियों पे या ऐसी 2-4 बातें कर देने कि हनीमून, वो खबरें बना सकता है, लेकिन पार्टी के भीतर पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे दलित ओबीसी नौजवानों के लिए क्यों नहीं खोला गया? कन्हैया जी के लिए देखिए, मैंने एक किसी को बैन किया, वो गाली गलौज कर रहे थे और गे रिश्ता आदि इत्यादि कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को बैन करना पड़ता है। लेकिन कोई तो प्रसंग होगा जिसके कारण राहुल, इसका अर्थ यह तो नहीं कि कांग्रेस के भीतर अभी भी सवर्ण ट्रस्ट ज्यादा मौजूद है, दलित और ओबीसी नौजवानों पे यकीन नहीं कर पा रही है। मनोरमा, एक ये भी हो सकता है कि अगर ओबीसी चेहरा अगर लाते तो तेजस्वी यादव के बरक्स में एक चेहरा खड़ा करने की बात होती। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं, इस पटेल ब्लॉक खटाक मत बात करिए, हमने गाली देने वाला, अभी तक आपने गाली नहीं दी, तो आपको देखिए झेल रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं। यदि आप गाली दे देंगे, मां बहन करेंगे, ब्लॉक खटाक होगा ही, बिल्कुल होगा। कायदे से बात करिए। आपसे अभी तक मैं पूछ रहा हूं, इतनी देर में आप बताइए कन्हैया कुमार की उपलब्धि लिख कर दीजिए। जी मनोरमा जी, तो उपलब्धि है उनकी एक अच्छे
एक अच्छे उभरते हुए युवा नेता हैं, ठीक है, और जिस भी पार्टी में होंगे और कम से कम सांप्रदायिकता और इन सब के खिलाफ वाली जो राजनीति है उसकी तरफ में है, तो जब तक तो वो उसकी मेरा तो तरफ सवाल दूसरा है, लेकिन कि उभरते हुए अच्छे नेता कन्हैया कुमार हैं, लेकिन दूसरे नेता दलित हाँ। ऐसे तो फिर तमाम सवर्ण नेताओं पे ही आप, और हारता हुआ नेता कैसे एक अच्छा नेता हो सकता है, मुझे ये बताइए मनोरमा, जिसका कनेक्शन ये है कि वो अपनी ही पार्टी में बड़े नेताओं से झगड़ने लगता है। मैं अब अतुल अंजान नहीं रहे, अतुल अंजान के साथ झगड़े को याद दिला रहा हूँ, सीपीआई में झगड़े की याद दिला रहा हूँ, और कांग्रेस के भीतर संदीप दीक्षित के साथ का झगड़ा याद दिला रहा हूँ। पत्रकारों को जो प्रोग्रेसिव पत्रकार हैं उनको मोदी समर्थक कहना याद दिला रहा हूं, और एक महिला पत्रकार से ये कहना कि आपकी जाति देखकर क्या कोई आपको रात में छोड़ देगा, ये याद दिला रहा हूं। उसके बाद अच्छे नेता कैसे, बताइए जी। ये खैर राजनीति में होता है। मैंने पहले भी इसको कहा कि हो सकता है राहुल गांधी के पसंदीदा रहे हों, और क्या मोदी भी उस तरह से राजनीति करते रहे हैं जब अपने फेवरेट लोगों को, बाकी लोगों को संट करते रहे हैं, और सीधे सीधे उन्होंने गाय भी कर दिया। जो है पृष्ठभूमि में भी वो अब नजर नहीं आ रहे हैं ऐसे बहुत सारे नेता जो उनके हैं, वो उनके साथ उनकी, तो ये इस तरह से एक कॉकस तो बनता है जिनके बीच में। और तब जबकि बहुत एक सुरक्षा का माहौल कांग्रेस में इसको लेकर के है कि ट्रस्ट जो पुराने नेता या बहुत सारे जो लगातार उनके बयान भी रहे हों, या फिर उनकी जो स्लीपर सेल की तरह जो काम करते रहे हो, तो तमाम कांग्रेस में स्लीपर सेल की बात की जाती है। तो ऐसी चीजें हैं जिसमें एक नया एक अपना एक समूह बनाना, ट्रस्ट बेस और लॉन्ग टर्म राजनीति उनके साथ मिलकर के करना, ये राहुल गांधी के भी उसमें है कि अपनी राजनीति लेकिन मनोरमा उसे स्लीपर सेल, जी आप उसे स्लीपर सेल क्यों नहीं मानेंगी जो वामपंथी राजनीति में बहुत देर नहीं टिका रहा? और भोला सिंह का इतिहास है बेगूसराय से वामपंथी राजनीति से होते हुए फिर बीजेपी से सांसद बनना। क्यों हम भविष्य में कन्हैया कुमार को भाजपा से नेता के तौर पे नहीं देख पा रहे हैं? क्या वो नहीं जा सकते? आप एक स्लीपर सेल को क्या उभार नहीं रहे हैं? ठीक है, हम लोग इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कन्हैया कुमार की आगे की राजनीति क्या होगी, भाजपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति जब कोई कैरियर के रूप में लेता है तो सीपीएम में अपनी संभावनाएं उनको लगी होगी, या जो भी उनका आंतरिक रहा होगा उसके आधार पर उन्होंने इधर किया। बहुत सारी सीपीएम की राजनीति ऐसी रही है कि जिसमें बहुत लंबा वक्त लगता है। कन्हैया कुमार को जितना उनको एक्सपोजर मिला था वो बहुत ज्यादा मिला था। उस आधार पे देखिए तो कार्यकर्ता के स्तर पर ही कितने लोग घिसते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। आप देखिए ना उनको टिकट मिलता है, या बहुत लंबा वक्त लगता है, उनको बहुत लंबा समय देना पड़ता है। तो तमाम चीजें उनकी राजनीति का ये ढर्रा है। तो हो सकता है उनको लग रहा हो, उनको जल्दी हो, उनको ऑफर आ रहे हो, दोनों बातें हो सकती है। उनको बुलावा आ रहा हो उस पार्टी से, वो चले गए हो। तो ये अपना एक करियर संबंधी निर्णय राजनीति में जो है, और इसके लिए हम किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं कि कोई अपने इसको एक कर सकता है। मिलाकर के हाँ, लेकिन सबसे जो मूल सवाल है मुझे हमेशा इस चीज को लेकर के लग रहा है कि कांग्रेस अभी ये पदयात्रा भी कर रही है, जो ये चल रहा है उसमें उनकी वो कौन सा चीज है जो इन सब चीजों को रोकेगा? क्या पलायन एक दिन में रुक जाएगा? क्या पलायन किसी एक सरकार में हुआ है? उद्योग धंधे या कोई भी चीज जो है क्या वो एक दिन में, या अगर है भी ऐसी कोई जो रणनीति है, कोई नीति है, कोई योजना है, तो वो सब ज्यादा लोगों के बीच में नहीं है। ये एक चीज है। और लगातार ये यात्राएं हो रही तो एक थोड़ा सा लोगों के अंदर भी जा रहा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जो है संपर्क के तौर पर बिल्कुल 45 मिनट हो चुका मनोरमा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आप एक यूटोपियन मुद्दा जिसके आधार पे प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं या दूसरे और भी लोग उठा रहे हैं, कांग्रेस ने उसका चुनाव किया है कन्हैया कुमार को बिहार में लॉन्च करने के लिए असमय। कन्हैया जी पहले यदि लॉन्च होते तो शायद ज्यादा अच्छा करते। यदि दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की पार्टी को डिस्टर्ब करके भी जिस तरह से किया गया, और ये सच है कि अब कंक्लूड कर रहा हूं मनोरमा, और ये सच है। मैं बस एक लाइन बोल रही हूँ कि मुझे बस यही लग रहा है कि समय पहले होना चाहिए था। ये जो है
हाँ, ये लेकिन रणनीतिक हम दूसरे सवालों के साथ आज बैठे हुए हैं, और वो ये कि आप पार्टियों को, अपनी पार्टी को डिस्टर्ब करके भी, यदि आपने दिल्ली में वो डिस्टर्ब किया था पार्टी को, तो उन्हें दिल्ली में बनाए रखना था। यदि आप बिहार लेकर के आ रहे हैं तो बिहार का अपना एक सुचिंतित प्रयोग और उनको सोशल जस्टिस का वोकेबलरी दे करके भेजना था, क्योंकि कन्हैया राहुल गांधी का एजेंडा सोशल जस्टिस है। हम दूसरा सवाल उठा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की उपलब्धि देखी जाती है, नहीं, विपक्ष भी सत्ता होती है, तभी आप राज्यसभा लोकसभा भेजने की ताकत रखते हैं। राहुल गांधी एक बड़ी सत्ता है आज बिहार देश में, वो कई विधायक, कई सांसद बनाने की हैसियत रखते हैं, एक लगातार असफल होते हुए नेता को भी प्रयोग में लेने की हैसियत रखते हैं, उसे भी नेता बनाने की हैसियत रखते हैं। और तब सवाल उठता है कि जब आप सोशल जस्टिस के एजेंडे पे आए हैं, तो वेयर आर द दलित एंड ओबीसी यूथ? ऐसे बहुत से चेहरे जो पिछले 2 साल से आपके तमाम सम्मेलनों में जाते रहे, आपके तमाम मीटिंग्स में जाते रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे, जेएनयू में पढ़ाते रहे, वो सब कांग्रेस से क्यों नहीं जुड़ सके? क्यों आपने इनिशिएटिव नहीं लिया? क्यों आपने उन सबको, आज यदि बिहार चुनाव में उन युवाओं को आपने सड़क पे उतारा होता, गली गली भेजा होता, अलग अलग जाति समूहों से, तो शायद कांग्रेस का ज्यादा बड़ा रिवाइवल होता, बनस्पत की एक केवल अध्यक्ष बैठा देने से। लेकिन फिर भी यदि आपने अध्यक्ष बैठाया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक बड़ा मूव है, अच्छा मूव है, आगे आगे हम लोग देखते क्या है। कल फिर कोशिश करते हैं बातचीत करने क्या। राहुल गांधी फिर भी कांग्रेस को बदलना चाहते तो हैं, इरादा है, स्ट्रेटजी कितनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अभी कांग्रेस ने जो अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है, वो सोशल जस्टिस के स्तर पे बेहतर सूची है। तो कल फिर देखते हैं बात करके कि जो उत्तर प्रदेश है, जो बिहार है, जो दूसरी और जगहों पे है, वहाँ क्या सब चल रहा है। कल मिलते हैं 11:10 पर, 9 बजे मनोरमा का अपना डिबेट प्रोग्राम, उसमें भी जरूर मिलिएगा। नमस्कार। मनोरमा, बहुत बहुत धन्यवाद।